हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन का पार्ट 3। तो जैसा कि हमने पिछली दो वीडियो में क्या क्या कवर किए हैं उसका शॉर्ट टर्म में देख लेते हैं। तो सबसे पहली वीडियो में हमने कवर किया था कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को किसी भी कंट्री में ऑपरेट करने के लिए कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे रेगुलेटरी क्लासिफिकेशन क्या रहेगा, तो ओईएस क्रिप्टो अगर कहीं पर ऑफिशियल तरीके से एक करेंसी के तौर पर कंसीडर की जाएगी तो उसमें सिक्योरिटी टोकन है या यूटिलिटी टोकन है, इस चीज़ का इंपॉर्टेंस जरूरी है। इसके साथ साथ मीका के अकॉर्डिंग जो मीका कंप्लायंस है उनको फुलफिल करना जरूरी है। साथ ही साथ मीका का इम्पैक्ट ओईएस क्रिप्टो पर क्या पड़ेगा वो भी हमने डिटेल में देखा था। इसके बाद जो दूसरा पार्ट था उसमें हमने इंडिया के अंदर ओईएस क्रिप्टो और दूसरी क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन, इथेरियम ये भी हैं, तो इनको क्या रेगुलेटरी चैलेंज जो है फेस करने पड़ते हैं वो हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमने यूएस रेगुलेटरी एंड यूएस का सिक्योरिटी जो सिस्टम है उसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन देखी थी कि यूएस की जो एसईसी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है उसको किस तरीके से आप जो है उसके कंप्लायंस को किस तरीके से फुलफिल करेंगे, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम एक्सचेंज लिस्टिंग एंड कंप्लायंस की बात करेंगे और इसके साथ साथ जो फ्यूचर पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट है ओईएस क्रिप्टो के वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ओईएस क्रिप्टो अगर एक्सचेंज पर लिस्ट होती है तो उसको कौन कौन सी चीज़ें और यहाँ पर देखिए, एक तो होता है किसी स्पेसिफिक कंट्री के लेवल पर और एक होता है ग्लोबल लेवल पर। जैसे हम वन इकोसिस्टम की बात करें तो ये 195 कंट्रीज़ में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और वहाँ के लोग इसको किसी न किसी फॉर्म में, चाहे एकेडमी, वन एकेडमी, चाहे डील सेकर, चाहे वन एकेडमी, वन बीटा, किसी न किसी प्रोडक्ट को सभी यूज करते हैं। तो 195 में कंट्री में ये अवेलेबल है ऑलरेडी। तो वहाँ की लीगल चीज़ें कंप्लीट करने के बाद भी इनको एक्सचेंज लिस्टिंग में दो बड़ी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, जिसमें से एक होती है CEX और CEX की फुल फॉर्म होती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज और एक होती है DEX यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज सिस्टम। तो ओईएस क्रिप्टो मस्ट एंश्योर कंप्लायंस विद CEX एंड DEX यानी कि अगर ओईएस क्रिप्टो को एक्सचेंज पर लिस्ट करना है तो उनको CEX यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज की कंप्लायंस फुलफिल करना पड़ेगा और डेक्स के साथ भी इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब देखिए, इसको मैं बताता हूँ कि ओईएस क्रिप्टो ये कहाँ तक कर चुका है ये चीज़ें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CEX यानी कि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज सिस्टम है। जैसे इंडिया में भी जो रूल आया है उसके अकॉर्डिंग पहली बात तो 5 साल तक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना है। तो ऑलरेडी वन इकोसिस्टम पर सारा रिकॉर्ड रहता है। आप एक भी कॉइन किधर को भी ट्रांसफर करते हैं तो वो ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड होता है। दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि जब भी आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज में कोई अपना लॉगिन करते हैं तो आपको वहाँ पर केवाईसी करनी कंपलसरी रहती है। आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड देते हैं, तो वन इकोसिस्टम में भी आपको केवाईसी करनी कंपलसरी है। तो ये CEX के अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें फुलफिल करते हैं। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर होता है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए ऑडिट जो बार बार होते हैं, जैसे कि क्या एक्सचेंज के पास उतना फंड है जितना वो एसेट ट्रेड करा रहे हैं और एसेट को ट्रेड कराने के लिए क्या उनके पास पर्याप्त लिक्विडिटी है। तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं ओईएस पर फुलफिल होती हैं। अब डेक्स की बात कर लेते हैं तो डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज होती है वहाँ पर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा जो जरिया होता है वो मैक्सिमम एसेट को स्टैक करना। स्टैक करना मतलब स्टैकिंग पूल प्रोवाइड करना, जिससे कि लोग अपने फंड को स्टैक करते हैं और उनको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि एक तरीके का लैंडिंग सिस्टम उसको हम बोल सकते हैं। तो जैसे बाइनेंस हो या दूसरी जैसे बाइस्वैप एक्सचेंज है या कैट एक एक्सचेंज है, केक कॉइन जो होता है ट्रस्ट वॉलेट में, तो उन सभी पर स्टैकिंग पूल रहते हैं। आप अपने कॉइन को वहाँ पर स्टैक कर सकते हैं। तो स्टैक करने से क्या होता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉइन को एक्सचेंज पर होल्ड करके रखते हैं, जिससे एक्सचेंज को लिक्विडिटी मिलती है और उसके बड़े से बड़े ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट होते हैं। तो अगर इस टाइप के पूल सिस्टम नहीं रहेंगे तो वहाँ पर लिक्विडिटी का इशू आएगा। तो ये दोनों चीज़ें कंप्लीट करनी जरूरी है और वन इकोसिस्टम में ये ऑलरेडी है, यानी कि वहाँ पर आपको जो स्टैकिंग का सिस्टम ही है, यानी कि अगर आप अपने कॉइन स्टैक करोगे तो वहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो आपको अपने वन वैलेट में ही देखने को मिल जाता है। केवाईसी भी होती है और इसके साथ साथ रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन का आपके पास है, ब्लॉकचेन पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म है। अब बात कर लेते हैं सर्टेन जुरिडिक्शन जैसे कि चाइना, मतलब ओईएस क्रिप्टो कंप्लायंस के साथ साथ इसको एक चीज़ और फॉलो करनी पड़ेगी, वो कि अलग अलग कंट्री का जो जुरिडिक्शन सिस्टम होता है। जैसे चाइना में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है, तो वहाँ पर
किस तरीके से इनको ऑपरेट करना है। तो देखिए वन इकोसिस्टम ने उसका भी एक अल्टरनेटिव सिस्टम तैयार किया है OESP, जिसको पहले हम मतलब DSCP, डील सेकर क्रेडिट पॉइंट बोल रहे थे, अब उसको चेंज कर दिया गया है OESP, यानी कि वन इकोसिस्टम का पॉइंट। तो ये एक तरीके से ई कॉमर्स पॉइंट है और इसकी वैल्यू वन के बराबर होती है, यानी कि एक OES के बराबर होती है। तो जिस कंट्री में मतलब क्रिप्टो नहीं चलती, प्राइवेट क्रिप्टो बैन है, उस कंट्री में आप उसको OESP के तौर पर कंसीडर कर सकते हैं। जैसे चाइना में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन है और वन इकोसिस्टम भी एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, तो वहाँ पर OESP यूज किया जाता है। तो देखिए एक्सचेंज, लिस्टिंग और कंप्लायंस तो ऑलरेडी कंप्लीट हैं, लेकिन फिर भी कुछ लीगल चीज़ें रहती हैं जिनके हिसाब से आपको फुलफिल करना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, फ्यूचर पॉसिबल डेवलपमेंट, यानी कि फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है जिससे कि ये चीज़ें भी दूर हो जाएं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट की, तो उसमें सबसे पहली बात आ जाती है रेगुलेटरी क्लैरिटी कुड लीड टू OES क्रिप्टो एडॉप्शन इन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। तो रेगुलेटरी क्लैरिटी मतलब रेगुलेशन से संबंधित जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, कंप्लायंस हैं, उन सब की क्लैरिटी वन इकोसिस्टम के एडॉप्शन को इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस में एंट्री करने के लिए जो है एक तरीके से हेल्प करेगी। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें कि जैसे रेगुलेटरी क्लैरिटी का मतलब कि आप इस क्रिप्टो को अगर रेगुलेट कराना चाहते हैं तो किस बेसिस पर करेंगे। जैसे इसको मर्चेंट कॉइन बनाएंगे, इसको प्राइवेट क्रिप्टो रखेंगे, इसको एक क्रेडिट पॉइंट रखेंगे, इसको एक्सचेंज पर ट्रेड कराएंगे, इसका प्राइस वेरी करेगा। तो ये चीज़ें भी ऑलरेडी क्लियर हैं। वन इकोसिस्टम को जैसे मर्चेंट कॉइन के तौर पर कंसीडर किया जाता है, इसको आप डील सेकर पर यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बदले इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वगैरह वगैरह आप सभी जानते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ी जो पॉइंट है जिसको हम यहाँ पर सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे या कह सकते हैं कि वरीयता देंगे या इम्पोर्टेंस देंगे, वो है कोलैबोरेशन विद रेगुलेटेड फाइनेंशियल बॉडीज़। तो जो ऑलरेडी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेट करते हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, जिससे आपको जो लीगल रिस्क जो है वो बढ़ जाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे फिनो पेमेंट बैंक है या दूसरे जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है इनको कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एक कॉन्टैक्ट बना कर रखते हैं, तभी इनके जो पॉइंट है उनको या इनके जो सिस्टम जैसे पेटीएम है, सभी लीगल बैंक की तरह आज ऑपरेट करते हैं। तो वन इकोसिस्टम को या OES क्रिप्टो को भी अगर अपने आप को इस तरीके से रेगुलेट करना है तो उनको किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। जैसे कोई भी पेमेंट सिस्टम या कोई भी फिनटेक अगर आज के टाइम में इंडिया में ऑपरेट करती है तो उसको NCPI जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके साथ कम्पीट करना पड़ता है, तभी वो जो है RBI के साथ रेगुलेशन में आता है। और ये RBI वाला कंसेप्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट करते हैं, चाहे वर्ल्ड में आप किसी के साथ भी करो, रसिया में करो, बल्गारिया में करो, UK में करो, चाइना में करो, अगर आप किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेट कर लेते हो तो आपके रेगुलेशन के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो था पूरा, हमने यहाँ पर देख लिया एक्सचेंज लिस्टिंग के साथ क्या कंप्लायंस है, पॉसिबल फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो फिलहाल आपको आज की इस वीडियो में हम इतनी ही इन्फॉर्मेशन देंगे। नेक्स्ट सीरीज जो है इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट कल मिलेगा आपको, उसमें भी हम आगे की जो इन्फॉर्मेशन है उसको कवर करेंगे। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।